अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होती हैं इफ़ स्टेटमेंट्स और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। तो आज हम ये इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर 9 है और इसका नेम है इफ़ स्टेटमेंट्स। अच्छा, जो लोग वीडियो में न्यू हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमने जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट करी है स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन और इसके अंदर हम तमाम ही पाइथन की बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लाजमी जो है वो प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखते हुए आएँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं इफ स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं जैसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट सपोज जैसे बोलते हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम खेलने जाएंगे, इस तरह करके अगर का यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो इफ़ का मतलब भी वैसे अगर होता है। ठीक है, इफ़ का उर्दू में मतलब भी क्या होता है, उर्दू या हिंदी में अगर होता है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर अगर वाली कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, मतलब हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो तो हम वहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। लेट सपोज कि भाई एक बच्चा है और वो किसी पार्क में गया है। ठीक है, वहाँ पे रोलर कोस्टर उसको दिख गया। अब वो अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि मैंने रोलर कोस्टर में जाना है। ठीक है। तो उसके पेरेंट ने कहा ठीक है चले जाओ। लेकिन जब वो टिकट लेने जाता है बच्चा, तो शॉपकीपर उससे मालूम करता है कि भाई आप ही बताओ कि आपकी एज कितनी है। लेट सपोज उस बच्चे ने कहा मेरी एज है 12 13, मतलब कम एज है। तो वो शॉपकीपर बोलेगा अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल, मतलब उनका एक क्राइटेरिया है ना कि वो हर किसी को तो नहीं जाने देंगे उस रोलर कोस्टर पे, बड़ी खतरनाक राइड होती है। सॉरी। तो वो शॉपकीपर पूछ सकता है या उसको बता सकता है कि अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 18 होती या 18 से अबव होती तो हम आपको अलाउ कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, एक स्टेटमेंट आ गई, एक कंपैरिजन वाली चीज़ आ गई कि अगर आपकी जो है एज वो 18 होती या 18 से ज़्यादा होती तो हम आपको इस चीज़ के बारे में इस चीज़ का अलाउ कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपकी एज कम है तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए कोई बंदा जा रहा है। अब स्कूल में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि भाई आपकी एज कम होनी चाहिए। लाइक अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्कूल बंदा जा रहा है तो मे बी के 2 ईयर्स होगी, 3 ईयर्स होगी, 4 ईयर्स होगी, 5 होगी। ऐसा तो नहीं कि 25 ईयर्स का लड़का वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है। तो मतलब क्राइटेरियाज होते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो उसको हम इफ़ की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं। सॉरी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। चूँकि हम मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम बुक फॉलो कर रहे हैं स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, तो पहले हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से समझाया है। और फिर बाकी हम एक दो अपनी एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी इसकी आ सके। तो लेट सपोज एक मेरे पास वेरिएबल है। मैंने स्पीशीज़ के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम मैंने स्टोर कर दिया कैट। ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल है, ये हम पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अगर स्पीशी कैट है, ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट करवा दो। सिंपल, बहुत सिंपल रखते हैं इसको। हमने कहा भाई अगर स्पीशी के अंदर कैट मौजूद है ना, तो आप क्या करें, एक मैसेज प्रिंट करवा दें। ठीक है। उसमें लिख दें, कुछ भी लिख देना सर, तो ठीक है। तो लेकिन हम मैसेज प्रिंट करवा के लिख लेते हैं कि यस इट इज़ अ कैट। ठीक है। अगर वो कैट हुई तो हम ये बस प्रिंट कर देंगे कि जी हाँ वो कैट है। ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम, इफ़, सबसे पहले इफ़ लिखना है। अच्छा, हमें स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना है। आप लोग देखिए, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर यूज़ करूँगा ना, तो एक तो इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है और इसका कलर भी क्या है, बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है, वाइट आ रहा है। ठीक है। तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। हमें इसका बहुत ख्याल रखना है कि चीज़ों को हमने स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखना है। तो इफ़ आ गया, राइट। अच्छा, अब इफ़ के बाद लिखा स्पीशीज़। ठीक है।
क्योंकि मुझे किस चीज़ को देखना है, मुझे स्पीशीज़ को देखना है, मतलब स्पीशीज़ वेरिएबल को ही मैंने यूज़ करना है। मैंने कहा अगर स्पीशीज़ बराबर है इक्वल्स टू कैट के, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे समझे, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया, ठीक है। जिस चीज़ को मुझे कंपेयर करना है पहले मैंने वो लिख लिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मैंने उसको लिख लिया डबल इक्वल्स टू के बाद। अच्छा, डबल इक्वल्स को यूज़ कर रहे हैं, सिंगल का क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? सॉरी, इसको भी मैं बताता हूँ। वैसे तो ये हमारा एक प्रॉपर टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हम इसको वहीं पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखें डबल इक्वल्स हो गया और इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर हमें किसी की वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि उसकी एज, बच्चे की जो एज थी, जो रोलर कोस्टर पे जाना चाह रहा था, अगर उसकी एज 18 होती है, 18 से बड़ी होती, ठीक है, तो उसको टिकट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह की कंपैरिजन, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, एज को देखना चाह रहे हैं, मवाजना करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई एज जो है वो 18 या 18 से अबव है, ठीक है। एक तो होता है स्टोर करना, देखें यहाँ पे मैंने ऊपर सिंगल इक्वल्स का यूज़ किया है, वो कब यूज़ होता है कि अगर मुझे कोई वैल्यू किसी दूसरी जगह स्टोर करनी है, किसी दूसरे वेरिएबल में, किसी दूसरे स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग तो नहीं, दूसरे वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो हम वहाँ पे सिंगल इक्वल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब कि मुझे दोनों का मुआवजा करना है कि क्या लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ के बराबर है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करेंगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। और फिर हमने उसकी वैल्यू लिख ली, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग है तो सिंगल या डबल कोट में लिखी जाएगी लाजमी। और फिर मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज़ कर लिया, ठीक है। कॉलन इस तरह करके कॉलन लेना, ठीक है। एक होता है आपका सेमी कॉलन, इस तरह करके, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, कॉलन का यूज़ करना है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या स्पीशीज़, अगर स्पीशी के अंदर क्या है, कैट है, या दूसरे अल्फाज में अगर स्पीशी बराबर है कैट के, अगर स्पीशी की वैल्यू बराबर है कैट के, तो क्या करो, मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रिंट दबाऊंगा, तो हम देख रहे हैं कि हमारा कर्सर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ स्पेसिस के बाद स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिख लेता है, यस दैट इज अ कैट, ठीक है। एक सिंपल सा मैसेज लिख लिया, दैट इज अ कैट, ओके फाइन। तो अब पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्पेसिस क्या है। देखें, जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ हो गई, एलिफ हो गई, एल्स हो गई, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिंपल इफ़ तक रखते हैं इसको सिंपलिसिटी के लिए। जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो जब हम इफ़ की नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं ना, पाइथन उसको ऑटोमेटिकली 4 स्पेसिस आगे भेज देता है, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली 4 स्पेसिस आगे भेज देता है। और इन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इन स्पेसिस को हम, इंडेंटेशन, ठीक है। हम इसको ये नाम देते हैं, राइट। तो अब इसको प्रिंट करते हैं और हमें ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ये मैसेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से रन करते हैं, सॉरी, कनेक्ट हो रहा है टर्मिनल। चले, अच्छा, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है हम इसको और डिस्कस करते हैं। तो देखें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर आपकी यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो हमें ये वाला मैसेज प्रिंट होकर मिल जाएगा, ये हमें वाला मैसेज प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो देखें, कंडीशन ट्रू थी, हमें मिल गया यस दैट इज़ अ कैट, बिल्कुल वो कैट है, ठीक है। तो हमें मैसेज प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। और अगर मैंने ये कंडीशन फॉल्स कर दी, ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर हमें ये मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसमें जो याद रखना है वो क्या रखना है कि भाई सबसे पहले तो इफ़ को हमें लिखना है स्मॉल लेटर के अंदर, ठीक है। फिर हमें उस चीज़ का जिक्र करना है जिसके अंदर हमारी कोई वैल्यू स्टोर हुई हुई है। जैसे स्पीशीज़ के अंदर
कैट स्टोर हुआ हुआ था। तो हमने उसको कॉल कर लिया, फिर हमने कंपेयर किया कि क्या वो कैट के बराबर है, तो हमने इक्वल्स टू करके कैट लिख लिया। तो डबल इक्वल्स का यूज़ किया कंपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कॉलन का यूज़ किया, ठीक है। कॉलन यूज़ करने के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन पर आए तो हमने देखा पाइथन ने हमें ऑटोमेटिकली 4 स्पेसिस आगे भेज दिया, ठीक है। सॉरी, VS कोड ने हमें 4 स्पेसिस आगे भेज दिया, जो कि एक रूल है, ठीक है। फिर हमने मैसेज प्रिंट कर दिया और हमें मैसेज प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। तो इन स्पेसिस को हम क्या नाम देते हैं? इंडेंटेशन। इन स्पेसिस का क्या नाम देते हैं हम? इंडेंटेशन। सॉरी, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट सपोज हमने कहा इफ 5 प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 11। भाई 5 प्लस 6 किसके बराबर होता है? 11 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंट व्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ हम वेरिएबल को ही यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, हम कुछ भी कंडीशन को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 प्लस 7, पाइथन इनको सम करेगा, सम करके इसको आंसर कर देगा 11। तो 11 इक्वल्स टू 11 बिल्कुल ट्रू होगा। फिर कॉलन लगा लिया, और मैं जब यहाँ पे प्रिंट का बटन प्रेस करूँगा, सॉरी एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी इंडेंटेड हो चुका है, ऑलरेडी उसने 4 स्पेसिस छोड़ दिए। मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट यस द कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू होगा। ये मतलब 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 ही हुआ। अगर मैं इसको लिख देता लेट सपोज 12, तो हमें कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई हमारी। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इफ ये वाली लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। जब हमारी इफ वाली कंडीशन फेल हो गई, जो कि ये वाली कंडीशन है, तो फिर ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि कंडीशन ट्रू होगी तो ही काम होगा, वरना वो काम इस इफ की स्टेटमेंट से नहीं होगा। सही है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन हो सॉरी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। ओके, तो एक छोटी सी यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एज वाली। मैं लेट सपोज लिखता हूँ एज, एज है कितनी? 13, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ से आ गया? इसको बस हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लें कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ग्रेटर देन, ये वाली जो सिंबल है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन, मतलब कि क्या एज बड़ी है 18 से, और इक्वल भी लिखा हुआ है। मतलब दो दो कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे कि क्या एज 18 या 18 से बड़ी है, ठीक है। तो अगर उसने बच्चे ने कहा यस मेरी एज 19 है या वट एवर कुछ भी है, तो हम उसको बोल देंगे प्रिंट, उसको बता देंगे यस यू कैन परचेज द राइट टिकट, ठीक है। क्या आप उस सवारी की टिकट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, चूंकि एज हमारे पास कितनी है? 13 है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करूंगा, उसको कुछ मैसेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बच्चा समझ जाएगा कि सही मेरी उम्र कम है, तो उस वजह से मुझे टिकट अलाउ नहीं की जा रही। लेकिन लेट सपोज मैंने इसको 18 कर दिया, तो हम देखेंगे अब हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल जाएगी। 18 कर दिया या 18 से बड़ा नंबर कुछ भी कर दिया, लेट सपोज चलें 25 कर दिया, तो जब भी हमें मैसेज प्रिंट होकर एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाजमी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ हमने डिस्कस करी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अपनी लाइफ की डेली रूटीन के अंदर इसको अप्लाई करके देखें कि किस तरह से हम इसको आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे मालूम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।